हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए आइए सभी लोग। तो देखिए, ये है हमारी यूटिलाइजेशन UEE की क्लास, ठीक है, MCQ की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स 20 से 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अब टाइम बहुत कम से कम बचा है, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, MCQ जितने भी हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ का प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप लोगों ने MCQ की प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी में कुछ लिख दो, क्योंकि थ्योरी तो होगी नहीं, उसमें आपको टिक लगाना होगा। और टिक जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो ऐसे अंधी या तुक्का मारने से कोई मतलब नहीं है। और तुक्का मारोगे तो वो आपके 100% गलत ही होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आप लोगों के पास अब कम से कम टाइम बचा है, तो जितना हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके आप MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। समझ में आया सभी लोगों के? इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर वालों के लिए ये आपका बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप उसको पूरा सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम तो गया आपका, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ लिए हो वो पढ़ लिए हो। अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है पूरी तरीके से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे ऑब्जेक्टिव पे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रट लोगे उसी हिसाब से आपका रटो, चाहे जैसे भी करो, रटो समझो कुछ भी करो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ये मान चलिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे लिए एक UEE जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे डेली लाने की। और उन क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा आप जितनी बार देखोगे, 2 बार अगर देख लोगे, एक बार भी, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एक बार में आप टिक मार सकते हो, क्योंकि आपके नज़रों से वो क्वेश्चन गया होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास MCQ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए फिर देखिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको खुद से भी इसका आंसर करने की कोशिश करिए सभी लोग, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और उस बेसिस पे आपके कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस की, हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो कितने हम लोग सही कर सकते हैं, ये भी आप चेक करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया, द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क वेल्डिंग मस्ट बी, यानी कि जो वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आर्क वेल्डिंग के लिए वो कैसी होती है बताइए, या कैसी होनी चाहिए। तो पहले लिखा है एक्सपोनेंशियल रिंग्स राइजिंग, बी लिखा है ड्रूपिंग, और सी लिखा है स्ट्रेट लाइन, डी लिखा है पैराबोलिक। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारी क्या होती है, वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक आर्क वेल्डिंग के लिए कैसी होनी चाहिए, ड्रॉपिंग। और ड्रॉपिंग कैसी होती है, ड्रॉपिंग नेचर। मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ये करंट है, तो इसकी, ठीक है, तो हमारी करंट किस तरीके से होनी चाहिए, ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, हमारी इस तरीके से करंट होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है इस तरीके से, समझे। तो ये हमारी क्या होती है, ड्रॉपिंग नेचर होती है, समझ गए कि नहीं। तो आप जितनी जल्दी से जल्दी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड टू वेल्ड मेटल पीस हुज थिकनेस, यानी कि जो स्पॉट वेल्डिंग होती है, ठीक है, इसमें जो आपकी वेल्डिंग के लिए जो मेटल यूज किया जाता है, मेटल का पीस यूज किया जाता है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए या क्या होती है बताइए। तो आंसर दीजिए सभी लोग, A B C में, D में कोई सी।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेसर देन 12 mm, यानी कि 12 mm थिकनेस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 12 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन वेल्डिंग आर, क्या बताना है कि जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है उसमें हमारा इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज किया जाता है? बताइए क्या होगा, किस टाइप का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट एंड लार्जर इन डायमीटर। तो कैसा होगा? फ्लैट होगा और उसकी डायमीटर कैसी होगी? डायमीटर जो होगी वो लार्ज होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इन परक्यूशन वेल्डिंग द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम, यानी कि जो परक्यूशन वेल्डिंग में क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट डेवलप होती है, किससे? रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, उसके रैपिड डिस्चार्ज से होती है। तो वो एनर्जी किससे होती है ये बताना है, किस में स्टोर होती है? कैपेसिटर में, इंडक्टर में, रजिस्टर में, ट्रांसफार्मर में, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो स्टोरेजिंग डिवाइस होता है हमारा कैपेसिटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मैकेनिकल स्टोरिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है? सॉरी, मैग्नेटिक एनर्जी अगर स्टोरेज की बात करें, ठीक है, स्टोरेज की बात करें तो वो कौन सा होता है हमारा? बताइए। तो वो हमारा क्या होता है? इंडक्टर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया सीम वेल्डिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर द, यानी कि जो सीम वेल्डिंग होती है वो इनमें से किस में यूज नहीं की जाती है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा वेल्डिंग्स एलॉय ऑफ कॉपर, यानी कि जो कॉपर के एलॉय होते हैं, ठीक है, कॉपर के जो एलॉय होते हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं? सीम वेल्डिंग का यूज, सीम वेल्डिंग जो होती है उसका यूज नहीं किया जाता है, और वही आपसे पूछा गया है। और किया किस में जाता है? तो किया जाता है टैंक्स में, ट्रांसफार्मर्स में, एयरक्राफ्ट्स में। ठीक है, और इसमें नहीं किया जाता है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको नोट पूछा है ना किसमें नहीं किया जाता है, तो इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो CFL होती है, आपने सुना होगा CFL, ठीक है, तो इस CFL का आपको एक तरीके से बताना है फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराएंगे उसके सारे क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे? टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं USP है, इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। इस पे क्लास जैसे ही आपकी ओवर होगी उसके 1 घंटे बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी वहाँ पे, समझे। और PDF को क्या करेंगे? जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे तो यही PDFs क्या करेंगे? बार बार आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार देख के जाइए तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए CFL जो होती है, तो CFL का अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन फ्लोरेसेंट लैंप वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस लैंप सर्किट एंड अनदर इज कनेक्टेड अक्रॉस स्टार्टर देन, यानी कि कहा गया है कि एक फ्लोरेसेंट लैंप है मान लिया, ठीक है, उसमें जो एक कैपेसिटर है मान लिया वो आपका कनेक्ट है किसके? लैंप सर्किट के अक्रॉस, और दूसरा जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट होता है आपके स्टार्टर के पास या स्टार्टर के अक्रॉस। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो
दो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, वो किस किस के काम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, क्या काम होता है इन दोनों का। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला कैपेसिटर होता है वो यूज किया जाता है, जो पहले की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, लैंप सर्किट के। तो ये किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि जो लेटर बाद वाला जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, ठीक है, रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया द मेन इलेक्ट्रोड ऑफ हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप इज मेड ऑफ, यानी कि जो आपका हाई प्रेशर की जो मर्करी लैंप वेपर होती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोड आपका मेनली होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना होता है ये बताना है आपको, ठीक, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोड बना होता है हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में, वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन 10 कहा गया द प्रैक्टिकल ल्यूमिनस इफिशिएंसी ऑफ द सोडियम वेपर लैंप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि जो सोडियम वेपर लैंप होती है, ठीक है, उसमें जो आपकी ल्यूमिनस इफिशिएंसी की बात करें जो प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकल ल्यूमिनस इफिशिएंसी कितनी होती है ये बताना है, ठीक है, बताइए सभी लोग। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 45 to 50 ल्यूमेन पर वाट। आंसर क्या हो जाएगा, 45 to 50 ल्यूमेन पर वाट, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया फॉर बेस्ट विजुअल परफॉर्मेंस द रेंज ऑफ ब्राइटनेस विद इन द फील्ड ऑफ विजन। तो क्या बताना है कि अगर बेस्ट विजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अगर अच्छे से आपको परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, तो रेंज जो है ब्राइटनेस की वो किस फील्ड तक होनी चाहिए, ठीक है, किस रेशियो में होनी चाहिए। जो ब्राइटनेस होती है, जो लाइट आप देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आप देखते हैं तो ब्राइटनेस के ही बेसिस पे ही देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको जब उस पर लाइट ही नहीं पड़ेगी, ब्राइटनेस नहीं होगी तो आप देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि अगर बेस्ट विजुअल परफॉर्मेंस देखना है, बहुत अच्छे से अगर देखना है किसी चीज़, तो उसका रेंज क्या होना चाहिए ब्राइटनेस का, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, शुड बी लेस देन 3/1, ठीक है, 3/1 रेशियो का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहा गया द पावर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशन इज, यानी कि जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पावर की ज़रूरत होती है वो कितनी होती है बताइए। पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, कौन सी होती है, आंसर बताइए। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डीसी पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, डीसी पावर, और डीसी पावर के साथ में वोल्टेज कैसा होगा, वेरी लो वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड इन इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज, यानी कि जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट में जो हीट आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेस देन द डायरेक्ट आर्क फर्नेस, यानी कि जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है उसमें हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होती है, वो इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर गैप इज, यानी कि हम जानते हैं कि कोई एयर गैप मान लिया रखते हैं, इस तरीके से कोई एयर गैप है, तो ये एयर गैप की बात करें तो एयर गैप का जो एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है ये बताना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी,
क्या होगा 21.1 kV पर सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 21.1 kV पर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूरिका इज एन एलॉय ऑफ, यानी यूरिका क्या है, ये आपको बताना है कि यूरिका जो बनता है वो किसको किसको मिलाने से बनता है, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए ये यूरिका जो होता है वो किसका कंपोजिशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, निकेल और क्रोमियम का। तो निकेल और कॉपर, निकेल और कॉपर से मिलकर हमारा क्या बनता है, यूरिका। और निकेल की बात करें तो हमारा ये 45% यूज होता है, जबकि कॉपर हमारा 55% यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में क्या आ गया, गुड हीटिंग एलिमेंट शुड हैव, यानी कोई भी अगर एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट, तो उस हीटिंग एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ये आपको पूछा गया है। हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है वो भी हमारी हाई होती है, और जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, इन रेजिस्टेंस फर्नेस द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल बाई, रेजिस्टेंस फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है वो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, बताइए। वेयरिंग द अप्लाइड वोल्टेज, बकिंग एंड बूस्टिंग सेकेंडरी वोल्टेज, चेंजिंग द नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज, बताइए आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम वेरी करेंगे तो हमारा टेम्परेचर भी वेरी किया करेगा, उसी हिसाब से हमारा कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा गया, इन सॉल्ट बाथ हीटिंग द करंट आर अलाउड टू फ्लो ओनली थ्रू द, यानी कि जो सॉल्ट बाथ हीटिंग होता है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो अलाउ होती है, अलाउड की जाती है, किससे, ये बताना है। ओनली थ्रू द सॉल्ट बाथ, ओनली थ्रू द मटेरियल बीइंग हीटेड, जो मटेरियल हीट किया जा रहा है उसके द्वारा, या बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली थ्रू द साल्ट बाथ, जो साल्ट बाथ होता है उसी से हमारा क्या होता है, करंट फ्लो कराई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा गया, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ, तो आंसर बताना है, यानी कि जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो हमारा कंज्यूम नहीं होता है, कंज्यूम ना होने का मतलब जो हमारा ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो कौन सा होगा ऑप्शन, कार्बन, ग्रेफाइट, आइदर कार्बन और ग्रेफाइट, सेम मटेरियल एज द मेटल पीस टू बी ही वेल्डेड, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाहे आपका कार्बन का हो चाहे आप ग्रेफाइट का हो, ये हमारे इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट के। ठीक है, चलिए फिर, तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने आज कुछ क्वेश्चंस को देखा, 20 क्वेश्चंस को यूटिलाइजेशन के। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, और ये क्लास आपकी डेली, आप जिस तरीके से आप टाइम बताएंगे उस हिसाब से आपकी चलाएंगे। फ़िलहाल ये क्लास चलिए बताइएगा, उसी हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
चलिए फिर ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, ओके।